को आज सौरभ चौबे की बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड। इसमें हम सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जिसके मेरे पास अरविंद पनगड़िया की भी बुक है और सौरभ चौबे की भी बुक है और पूर्व एग्जाम के पर्सन भी है, वो भी दूंगी। तो पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमारा पहला ही टॉपिक है, ये सारा सिलेबस है, सिलेबस देख सकते हो। ये देगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके चलना है। तो वहाँ हमको पूरा का पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। आईएएस लेवल का वो पेपर बनता है हमारा, और आधे आधे नंबर के प्रश्न आते हैं। और ये देख सकते हो यूजीसी नेट है ना, उसका सिलेबस है। तो ये यूजीसी नेट के सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का सिलेबस सेम ही है लगभग। तो पूरा तात्विक स्रोत है ना, उसके अंदर कौन कौन से उत्खनन है, पूरा लेख है, काल निधान है, साहित्यिक स्वदेशी है, प्राथमिक है, धार्मिक स्रोत है, और ये सारे पूरा टॉपिक है। और ये मेरे पास पूर्व एग्जाम के पर्सन है, यूथ कंपटीशन के जो पेपर है। उसके बाद हम ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की बुक भी है, एक हिस्ट्री फर्स्ट ईयर है ना हमारी, भारत का इतिहास 1200 तक का है। तो ये मैंने बुक लाई थी, जो हमारी विश्वविद्यालय की बुक है सिर्फ। तो इसके अंदर भी पूरा इतिहास के स्रोत दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर दिए तो हुए हैं बौद्ध धर्म दिए हुए हैं, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म सब दिए हुए हैं, लेकिन पूरा डिटेल से नहीं है। तो डिटेल से तो मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ, आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा है, लेकिन इतना डिटेल से नहीं है। जो भारतीय धर्म है, भारत की जो पूर्व की जानकारी है, ये पूरे है, सारे नोट्स यहाँ भी है। तो मैं नोट्स बनाने की भी कोशिश करूँगी, और आपको ये पूरी, मैं चाहती हूँ कि सौरभ चौबे की जो बुक है ना, उसकी पीडीएफ दे दूँ, थोड़े से थोड़े अंश मैं खुद पढ़ाऊँ और पढ़ा के आपको समझा के दे दूँ। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके नोट्स बनाने की भी कोशिश करूँगी। और दृष्टि बुक है ना, इसकी भी मेरे पास इतिहास की जो यूजीसी नेट है ना, उसकी दृष्टि मैंने लाई हुई है। तो इसके अंदर भी डिटेल है और इसके अंदर भी है। तो मैं पहले आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये बुक कौन सी बुक है? सौरभ चौबे की है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पूरी की पूरी पढ़ेंगे ना, तभी हम समझ में आएगा। हम चाहते हैं कभी आप बीच में से स्टार्ट कर लें, कहीं इतिहास के जो स्रोत है वहाँ से स्टार्ट कर ले, तो समझ में नहीं आएगा। पहले हम पढ़ेंगे भारत नाम कैसे पढ़ा, पहले हिस्ट्री का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हिंदुस्तान किसने कहा था, फिर इंडिया किसने कहा था, इंडिया का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था, और तीन लोगों ने भी किया था, और अर्थशास्त्र है ना, उसके अंदर क्या प्रयोग थे, सब पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, ये सब पूरी डिटेल है। फिर भारत का नामकरण पढ़ेंगे, जम्बूद्वीप था, भुवन कोश में भारत को क्या कहा गया है ना, पूरी यहाँ से जो कालाइल ने इसकी परिभाषा क्या दी थी, ई एच कार ने क्या कहा था, ई एच कार, कालाइल, कॉलिंगवुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में हमेशा आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे यूजीसी नेट हो। यहाँ इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का यूनानियों ने किया, उसके बाद ये मेगस्थनीज ने किया, फिर हेरोडोटस ने किया, और फिर किसने किया, ये सब पूरी डिटेल देख सकते हो, मैं पूरी पढ़ाऊंगी आपको। और उसके बाद जम्बूद्वीप का नाम, जम्बूद्वीप किसको कहते हैं, भारत के 7 महाद्वीपों का नाम किस पुराण में मिलता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। अर्थशास्त्र में किस किस का वर्णन है, पूरी डिटेल से। और मैक्स मूलर ने क्या कहा था, फिर देखे हिंदुस्तान शब्द का कैसे शब्द पढ़ा। फिर उपनिषद है ना, भारत में जो उपनिषद कितने थे, 108 उपनिषद थे ना, उसमें से 52 उपनिषद थे। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? औरंगजेब तो इसका जो विरोधी था, हमें पता है, लेकिन दारा सिकोह था ना, उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था शेर अकबर के नाम से। वो भी मैं पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी। यहाँ तक हम पढ़ेंगे पूरा जो हमारा सूर्यवंश है। ये सूर्यवंश वही है जो हम सूरसेन जो जनपद कहते हैं, वो इसकी राजधानी अयोध्या थी, तो हमें पता है सूरसेन की भी अयोध्या थी। और यहाँ से चंद्रवंश है ना, इसकी राजधानी प्रतिष्ठापुर थी। ये जो खंड में दिए हुए ना सौरभ चौबे की बुक में, यहाँ से 100% आते हैं। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वो भी बेसिक जानकारी है ना, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक लेवल होगा ना, वो सही हो जाएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये है ब्राह्मण साहित्य। यहाँ से वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये 4 ही हैं। इसको पहले ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। मैं आपको फर्स्ट पेज से लगा के लास्ट पेज तक पीडीएफ कराना चाहती हूँ, और वो हमारी जो जानकारी थी और हमारे दिमाग में एक बेस बैठ जाता है। जैसे कि हम पूरा पढ़ते हैं ना, प्राचीन इतिहास है, जैसे कि मध्यकाल इतिहास है, 1500 जब बाबर आया था भारत में, मुगल आए थे, 1526 से लगा के 1707 तक पढ़ते हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर 1857 की क्रांति तक ये मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ते हैं ना। इसी तरह से हम प्राचीन भारत भी पूरा पढ़ेंगे, सिंधु घाटी या पूरा पाषाण काल से लेके 1206 तक, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, या वृद्ध भारत तक पढ़ेंगे, जिससे हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने हिस्ट्री शब्द है ना अंग्रेजी का, इसको ग्रीक हिस्टोरिया शब्द से लिया गया। ग्रीक हिस्टोरिया अनुसंधान है ना, वहाँ से लिया गया है हिस्ट्री।
तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का वर्णन मिलता है। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो हमें अथर्ववेद में मिलता है, क्योंकि अथर्ववेद का उपवेद ही इतिहास है, ये माना जाता है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? इतिहास। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतिहास क्यों। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी जो परिभाषा है, किसी ने क्या दी है, क्या परिभाषा देखेंगे पहले तो इसमें देखें कौटिल्य ने क्या कहा था इतिहास के संदर्भ में। तो राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए, ये कौटिल्य ने कहा था। और E.H. कार ने क्या कहा था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है। मैंने आपको अंकित रेखवार की जो इतिहास दर्शन लेखन बुक है ना, उसके नोट्स बना के प्रोवाइड किए, उसके अंदर देख देना, वो भी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अभी वे कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, वापस स्टार्ट करूंगी, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, सारे नोट्स दूंगी। ब्यूरी के अनुसार, ब्यूरी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इतिहास विज्ञान है, न कि कम है न ज़्यादा, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर, यानी कि कुछ कम नहीं तो कुछ अधिक ज़्यादा भी नहीं। और बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये बेकन ने कहा था। बर्नी के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञानों की रानी है क्या? इतिहास को विज्ञानों की रानी बर्नी ने कहा था। अबुल फजल ने इतिहास का एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है, ये किसने कहा था? ये क्या था? अबुल फजल ने। फिर इतिहास को महत्व को देखते हुए कॉलिंगवुड, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉलिंगवुड भी। हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिससे दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टन ने इतिहासकारों में सेंसरशिप लगा दी और यह काम मध्यकाल में औरंगजेब के द्वारा किया गया, क्योंकि औरंगजेब ने इसको रोक दिया था, उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन मैंने बताया था आपको कि दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, फिर आगे जाके उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था, उसको बर्नियर लेके गया था, बर्नियर में भी कई अनुवाद किए थे। वो नेक्स्ट में आपको सारे आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहना, पूरी PDF में पढ़ा रही हूँ। तो फिर भारत का नामकरण, ये जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु हमारे देश के विभिन्न नाम थे। जम्बूद्वीप कहाँ मिलता है? इंडिया शब्द कहाँ मिलता है? हिंदुस्तान कहाँ मिलता है? इंतु कहाँ मिलता है? इन चारों का पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम से पुकारा था। किसने? विदेशियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप का वास्तविक रूप में त्रिकोणात्मक या धनुषाकार आकार था। तो इनको किसने कहा था? धनुषाकृति किसने दी थी? त्रिकोणात्मक आकृति किसने बताई थी? कौन से उपनिषद, कौन से ग्रंथ में बताई थी, वो भी देख लेना। तो ब्रह्मवीर थे ना, ब्रह्मवीर ने व्रत संहिता में इसे कूर्म की आकृति बताई। किसकी? भारत की कूर्म की आकृति किसने बनाई थी? व्रत संहिता में, वरहद संहिता में ब्रह्मवीर ने बताई थी। जबकि पुराणों में धनु आकृति किसने बनाई थी? पुराणों में किसकी? भारत की धनु आकृति थी ना, वो पुराणों में वर्णन मिलता है। कूर्म की आकृति का व्रत संहिता में ब्रह्मवीर की बुक में मिलता है। दीर्घ निकाय के छकड़े के, दीर्घ निकाय था ना, दीर्घ निकाय, उसके अंदर छकड़े की भांति भारत की आकृति थी और महाभारत में समभुजाकार थी या त्रिभुज की आबादी, ये बताया था महाभारत काल में। यानी कि ये जो ग्रंथ है ना, ये भारत की आकृति का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे पुराणों में भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। तो सर्वप्रथम भारत के भूगोल का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भुवन कोश में, पुराणों के भुवन कोश में मिलता है। पुराणों में पृथ्वी के कमल का रूप स्वीकार किया गया। पृथ्वी का जो आकार था ना, वो कमल का रूप कहाँ स्वीकार किया गया? तो पुराणों में किया गया। आपको पता हो हमारे नया संसद भवन बना है, तो नए संसद भवन में हमारे जो बीच में जो हमारे बैठते हैं स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर है या स्पीकर बैठते हैं, ओम बिरला, वहाँ उनके पीछे आप देखना कमल की आकृति बनी हुई है। तो संसद भवन में कमल की आकृति। उसी तरह हमारे ये परीक्षा में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया था। किसमें किया था? पुराणों में। और पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह देश अजनाथ या हेमंत वर्ष के नाम से जाना जाता था। पुराणों से पूर्व अजनाभ और हेमंत वर्ष के नाम से। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो भारत प्रशस्ति है ना, उसका उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। भुवन कोश का उल्लेख भी भुवन कोश जो है ना, भुवन कोश में भारत के भूगोल का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। मैंने बताया कमल की आकृति का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। तो पुराण कितने इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। पुराणों से पहले क्या नाम थे वो भी मैंने आपको बता दिया। वर्णित है कि भूमि कर्म भूमि है, यह भारत भूमि कर्म भूमि है, स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द इंक्वायरी इन द वर्ल्ड इंटोमर इन द ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया। स्मिथ ने भारत को एंथोलॉजिकल मैक्यूम कह के संबोधित किया था। किसने किया था? स्मिथ ने। फिर भारतवर्ष का अर्थात यानी भरतों का देश नामक ये प्राचीन राजवंश के नाम से देश का वर्ष भारतवर्ष कहा गया। हमें भारतवर्ष
भारत वंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और उनका राज्य है ना वो सरस्वती यमुना नदियों के बीच प्रदेश में स्थित था। भारतवर्ष या भरतों का देश के नाम से, ये थोड़ी सी डिटेल की जानकारी है। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र या सम्राट कौन थे? भरत थे। तो जैन ग्रंथ है ना उसके अनुसार ऋषभ देव थे ना हमारे प्रथम जो तीर्थकर, उनके पुत्र कौन थे? भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा था। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजना विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजाओं का शासन की देन क्षेत्र होता है। फिर यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास के पिता के नाम से विख्यात है, हेरोडोटस ने किया था। तो सर्वप्रथम तो हेरोडोटस ने किया था 6वीं से 5वीं शताब्दी, और यूनानियों ने भी इंडिया कहा था। और तदुपरांत उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने किया, जो महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया में केवल सिंधु या उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगस्थनीज ने था ना उसने इंडिया शब्द का संपूर्ण भारत के लिए किया था। तो जो मेगस्थनीज था ना उसने तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके उपक्षेत्रों के लिए ही इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, और हेरोडोटस ने भी किया था। लेकिन जो मेगस्थनीज था ना उसने पूरे भारत के शब्द के वर्णन के लिए भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, पूरे भारतवर्ष के लिए। पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। तो पुराणों में जम्बूद्वीप मिलता है। जब पुराणों में क्या क्या मिलता है वो नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी आप देख सकते हो। जम्बू नामक वृक्ष के मिलने के कारण जम्बूद्वीप। पुराणों में पृथ्वी के 7 महाद्वीप बताए, जिनमें से एक जम्बूद्वीप था। पृथ्वी के कितने से महाद्वीप बताए थे? 7। सप्तद्वीप वासुमती का प्रारंभिक साहित्य साक्ष्य पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। लेकिन पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की कल्पना पुराणों की विशेषता है। पुराणों की विशेषता है ना वो पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की वो पुराणों से मिलती है हमें। पुराणों में भूगोल का भी वर्णन है। और मत्स्य और विष्णु पुराण के अनुसार सप्तद्वीप में जम्बूद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, कनौज द्वीप, सालमल द्वीप भी मिलता है, एवं गोमेद को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप सम्मिलित है। सर्वप्रथम वायु पुराण में चतुर्दीपा वसुमती की कल्पना की गई थी। चीनियों ने भारत को येनतू का क्या कहा? येनतू का। सर्वप्रथम झांगकियान या चाकियान ने सेनदू शब्द का प्रयोग किया। सेनदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? झांगकियान ने, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। हेनसांग ने भारत को येनतू किसने कहा था? हेनसांग ने। जैसे चंद्रमा अर्थ होता है, येनतू का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा कहकर संबोधित किया। इत सिंह ने भारत को आर्य देश कहा था। इत सिंह ने आर्य या ब्रह्मा राष्ट्र कह के पुकारा। आर्य एवं ब्रह्मा राष्ट्र कह के किसने पुकारा था? इत सिंह ने। इत सिंह भी चीन का ही था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख था ना, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृतक में भरधवस यानी भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का विवरण मिलता है, जो प्राकृत में है ना। प्राकृत में एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टध्यायी में मिलता है। एक प्रदेश के रूप में क्या किसमें मिलता है? पाणिनि की अष्टध्यायी में। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा है। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित कहा है, देश कहा है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामत्रक में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो भारतीय शब्द का कहाँ प्रयोग किया गया? सोमदेव सूरी के जो बुक है उसके अंदर अथर्ववेद में गांधार, मुजवत, महाव्रत, बाहलिक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या, वरुणावासी यानी वाराणसी और काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो नेक्स्ट में हमें हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी परिभाषाओं में हुई, कौन कौन सी भाषा में, वो पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। कुछ पॉइंट यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बुक है ना सौरभ चौबे की यहाँ दी हुई, ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़े। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ में हुआ। चूंकि कपास का उत्पादन सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ, इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया। तो सिंधु शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए किया था, जिन्हें यूनानियों ने सिंडन कहा, जो सिंधु नदी का ही यूनानी ग्रीक रूपांतर है। हिंदुइज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? हिंदुइज्म का प्रयोग 1816 या 17 में किया। हिंदू शब्द सिंधु नदी के नाम से प्रचलित हुआ था। तो हिंदुइज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1816-17 में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान शब्द को कितने भाषाओं में, किस किस में इसका वर्णन मिलता है और क्या क्या शब्द इन्होंने दिया था। उसके बाद हम देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण वगैरह में क्या क्या नाम मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। और ये बुक मैं आपको धीरे धीरे पूरी पढ़ाने